नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो बड़ी बड़ी उम्मीदों, जबरदस्त हार और फिर एक कमाल की वापसी की कहानी है। ये कहानी है भारत में फ्रांसीसियों के पहले कदमों की। और हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है इस ऐतिहासिक दस्तावेज से। यही हमें उन घटनाओं की तरफ ले जाता है जिन्होंने भारत में फ्रांसीसियों की किस्मत को एक नया मोड़ दिया। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलती रही। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, एक ऐसी रेस में जहां डच और अंग्रेज पहले से ही बहुत आगे निकल चुके थे, वहां फ्रांस जैसा एक नया खिलाड़ी अपने लिए जगह कैसे बना पाया। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात है 17वीं सदी के फ्रांस की। उस वक्त राजा लुई 14वें का एक बहुत बड़ा सपना था, और वो सपना था पूर्व की तरफ फ्रांस का परचम लहराना। और इस सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया कॉम्पैनी देस इंड्स ओरिएंटालिस को। देखिए, ये कोई आम ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। अरे ये तो सीधे सीधे राजा का अपना प्रोजेक्ट था। इसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि दुनिया में फ्रांस की ताकत का डंका बजाना था। तो भाई, पेरिस में योजनाएं तो बन गई थीं। अब वक्त था उन्हें भारत की जमीन पर हकीकत में बदलने का। देखते हैं कि उन्होंने अपनी पहली पकड़ कैसे बनाई। और देखिए, शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त हुई। कंपनी बनने के बस 3 साल के अंदर 1667 में सूरत में पहली फैक्ट्री खुल गई। उसके 2 ही साल बाद मसूलीपट्टनम में दूसरी। मतलब सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, या शायद उन्हें बस ऐसा लग रहा था। क्योंकि कहानी में असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब फ्रांसीसियों ने सोचा कि व्यापार छोड़कर क्यों ना थोड़ी ताकत दिखाई जाए। और बस यही वो फैसला था जिसने सारा खेल पलट दिया। हुआ ये कि जुलाई 1672 में एडमिरल डी ला हाई के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी बेड़ा मद्रास के पास सैंथोम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये तो सीधे सीधे ताकत का खुला प्रदर्शन था। एक तरह से ऐलान था कि भाई, हम यहां सिर्फ मसाले खरीदने नहीं आए हैं। लेकिन इस एक कदम ने उनके सबसे बड़े दुश्मनों को एक साथ ला खड़ा किया। डच और गोलकुंडा के सुल्तान, जो कल तक आपस में लड़ते थे, अब फ्रांसीसियों के खिलाफ एक हो गए थे। मतलब एक ही दांव में फ्रांसीसियों ने अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को एक कर दिया था। अब इस मजबूत गठबंधन के सामने फ्रांसीसी ज्यादा देर टिक नहीं सके। लगभग 2 साल तक घेराबंदी चली और आखिरकार 6 सितंबर 1674 को उन्हें बुरी तरह हार मानकर सरेंडर करना पड़ा। सैंथोम का सपना वहीं टूटकर बिखर गया। इस जबरदस्त हार के बाद तो लगने लगा था कि भाई, भारत में फ्रांसीसियों की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पर कहते हैं ना, कभी कभी बड़ी नाकामयाबी ही सबसे बड़ी वापसी का रास्ता खोलती है। और इस वापसी की कहानी का हीरो था एक ऐसा शख्स जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, फ्रैंकवाइस मार्टिन। सोचिए, एक तरफ जब फ्रांसीसी सेना हार रही थी, तब ये चतुर इंसान एक ऐसी योजना पर काम कर रहा था जो फ्रांसीसियों की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और मार्टिन का तरीका देखिए, बिल्कुल अलग था। उन्होंने तलवार नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया। जब सैंथोम में लड़ाई चल रही थी, वो चुपचाप एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे। उन्होंने वहां के स्थानीय गवर्नर शेर खान लोधी से बातचीत की और कूटनीति से एक छोटी सी जमीन हासिल कर ली। शायद उन्हें उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं होगा कि जमीन का यही छोटा सा टुकड़ा एक दिन फ्रांसीसी भारत का दिल यानी पौंडीचेरी बनेगा। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। सैंथोम को ताकत के जोर पर जीता गया और 2 साल में ही गवा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पौंडीचेरी को बातचीत और समझदारी से हासिल किया गया, और वो हमेशा के लिए उनका एक मजबूत गढ़ बन गया। सबक बिल्कुल साफ था, जंग से ज्यादा ताकतवर कूटनीति साबित हुई। अच्छा, तो पौंडीचेरी की कामयाबी और सैंथोम से मिले सबक के बाद फ्रांसीसियों ने अब इसी नई रणनीति को अपनाकर भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना शुरू कर दिया। 1690 में उन्होंने बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान से इजाजत लेकर चंद्रनगर में एक और अहम बस्ती बसाई। एक बार फिर ये कोई जंग जीतकर नहीं, बल्कि बातचीत से मिली एक बड़ी कामयाबी थी। तो इस शुरुआती दौर के आखिरी तक फ्रांसीसियों ने भारत के नक्शे पर अपनी एक पक्की छाप छोड़ दी थी। सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी और चंद्रनगर, ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर आगे चलकर उनके सपनों का साम्राज्य खड़ा होना था। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, ये कोई प्राइवेट कंपनी का काम नहीं था, इसके पीछे फ्रांस के राजा की पूरी ताकत थी। दूसरी, शुरुआत में ताकत का इस्तेमाल करना उन्हें बहुत भारी पड़ा। और तीसरी, असली और लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी उन्हें हार से सीखने और बातचीत के रास्ते से ही मिली। लेकिन रुकिए,
ये तो बस शुरुआत थी। असली सवाल तो ये है कि ये शुरुआती तजुर्बा, मतलब जंग में हार और बातचीत में जीत, आगे चलकर भारत पर कब्जे के लिए अंग्रेजों के साथ होने वाले महामुकाबले पर क्या असर डालेगा। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है।